हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग हाई कोर्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट का एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं हाई कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एक सिंगल ही जुडिशियल सिस्टम है हमारा, ठीक है। अब क्या होता है हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर, हाई कोर्ट जो है वो नीचे काम करता है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो उससे छोटा है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट से लेकिन बड़ा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ रहे तो हम लोग बेसिकली राइटर ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट बीच में, सुप्रीम कोर्ट यहाँ और सब ऑर्डिनेट कोर्ट यहाँ। अब देखो इनको पावर्स एंड फंक्शंस गिवन है, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे इनिशियल लेवल की ज्यूरिसडिक्शन किसकी? सब ऑर्डिनेट कोर्ट की। लेकिन सब ऑर्डिनेट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जहां पर नहीं चलेगी तो बीच में कौन आएगा अपनी ज्यूरिसडिक्शन देने? जब इसकी नहीं चलेगी तो कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। और ये फाइनल है, अगर आप फांसी की सजा का उठाते हो तो ये फाइनल है फिर बस, ठीक है। तो जुडिशरी इन अ स्टेट, ये इन अ स्टेट है, ठीक है। जुडिशरी इन अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ एक हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट के नीचे बड़े सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट। हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन हमारे देश में ओरिजिनेट हुआ था साल 1862 में, आज़ादी से काफ़ी साल पहले, जब हाई कोर्ट सेटअप करे गए थे इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। अब ये जो तीन हाई कोर्ट थे, दे वर सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। डोंट वरी, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर इस फैक्ट को बहुत, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानेंगे, पूरा केस क्या था, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना सुन लो। 1866, अभी तो हम वहाँ पर पहुँचे भी नहीं है ना 1866 में, अभी तक तो हम लोग वही कर रहे थे, रिवोल्ट और वो सब वो करके। अभी तो बातें वो होंगी, ठीक है, आगे चलकर। अभी तक हम लोग अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1858 तक ही तो पहुँचे, रिवोल्ट तक, है ना। अब आगे चलकर होंगी वो वाली बातें। अब ये पता है हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ? अगर आप ये देखो यहाँ पर, क्या मैं ये कह सकता हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब जो टेन्योर था वो इंडिया से खत्म हो गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली इंडिया की गवर्नेंस के लिए थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, वहां से सेटअप हुआ एक, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं। उस एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं हुआ, लेकिन उस एक्ट के बाद हुए। मतलब कुल मिलाकर एक्ट भी छोड़ो, बाड़मेर के एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब इंडिया की बागडोर अपने हाथ में अंदर संभाल ली, अपने हाथ में ले ली उसकी लगाम, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का करियर जो खत्म कर दिया पूरा का पूरा, कि तुम जाओ बेटा, तुम्हारे हाथ से कॉलोनी निकल, तुम्हारी वजह से कॉलोनी निकल जाएगी हमारे हाथ से, तब ये सेटअप हुआ। कह सकता हूं मैं ऐसा, बिल्कुल। 1866 में फिर क्या होता है, फोर्थ हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश होता है इलाहाबाद के अंदर। इन कोर्स ऑफ टाइम ईच प्रोविंस इन द ब्रिटिश इंडिया, हर एक जो राज्य था, जो एक टेरिटरी थी, उसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट था। 1950 के बाद क्या होता है, जो भी हाई कोर्ट एक प्रोविंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था वो उसी स्टेट का हाई कोर्ट बन गया। मतलब ये इसके साथ जो वारदात हुई ना, कोइंसिडेंस हुआ, वो ऐसी हुआ कि जो जिस जगह पे हाई कोर्ट जो सीमित था, जो उस राज्य का नाम हुआ उसको उस राज्य का हाई कोर्ट कह के हम डिनोट करने लगे, बस। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था कि उनका नाम ऐसा क्यों रखा जाता है। अब आपको पता है ना, जैसे बॉम्बे, अब बॉम्बे तो रहा नहीं, मुंबई बन गया, लेकिन फिर भी हम पुराने नाम के साथ क्यों कंटिन्यू करते हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। लेकिन अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा था पहले, ये वाली बात कंप्लीट करो। जो बॉम्बे का नाम अब मुंबई हो चुका है, लेकिन हम लोग पुराने नामों के साथ कंटिन्यू क्यों करते हैं? उसको मुंबई हाई कोर्ट बोला जाता है आज भी, कि बॉम्बे हाई कोर्ट? कोलकाता हाई कोर्ट बोला जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट? क्यों पुराने नाम के साथ क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? कन्वेंशन, लेगेसी, ठीक है। उसके बाद भारत का संविधान बोलता है कि हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ऐसा है क्या? हर राज्य के पास अपना हाई कोर्ट है? सबके पास नहीं है। कुछ जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनके पास एक हाई कोर्ट है, कंबाइंडली वो 2-3 शेयर करते हैं ना। बट जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, उसने पार्लियामेंट को ऑथराइज करा कि आप चाहो तो एक हाई कोर्ट बना सकते हो जो कि कॉमन तरीके से वर्क करेगा फॉर 2 और मोर स्टेट्स
या फिर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी, या तो राज्य राज्य या फिर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमन होगा। अब डेफिनेटली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये उसके इसके अंदर होगा जहां पर इन राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का साइज छोटा हो, है ना। हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि जैसे किसी एक राज्य का जो हाई कोर्ट है, जर्नली तो लोग जो हैं उसी राज्य के जाएंगे ना उस हाई कोर्ट के पास। बताओ, कहीं दूर तो जाएंगे नहीं, सबसे पास एंड एक्सेसिबल वही है। तो जो एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मैंने आपको शुरू में बता दिया था जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, पावर एंड फंक्शंस एंड किस रेंज तक आपके जा सकते हैं। इट एग्जैक्टली मैच इट इज को टर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। मतलब जितनी राज्य की टेरिटरी है वहां पर तो वो हाई कोर्ट देखेगा ही देखेगा, लेकिन इसके जो डिसीजन होते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहते हैं। जैसे आपको एक चीज याद है, आर्टिकल 226, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर करता है, 226 के अंदर हाई कोर्ट भी कर सकता है। आपके फंडामेंटल राइट वॉल्यूट हुए तो इंसाफ नहीं दिला सकता, ये एक टिप्पणी नहीं कर सकता है। इसकी वर्डिट क्या, उस केस के अंदर फिर सभी फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में जो सिमिलर केसेस आए होंगे वहां पर लागू नहीं होगी क्या? आप ये बोलो कि नहीं मैं तो नहीं मान रहे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, मैं तो कलकत्ता का हूं। ठीक है। सिमिलरली जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट किसकी बात, स्टेट या फिर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इट इज ए को टर्मिनस विद द टेरिटरीज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स, जितनी स्टेट्स के लिए वो कॉमन बनाया गया है, या फिर जितनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के लिए वो कॉमन बनाया गया है, वहां तक उसकी रेंज एंड पावर एंड फंक्शंस लागू होते हैं, बरकरार होते हैं। ठीक है। एट प्रेजेंट हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है। ठीक है। आउट ऑफ देम ओनली 3 हाई कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, एंड अमंग द 9 यूनियन टेरिटरीज, अब तो 9 नहीं है, कितनी है, 8। किसको मर्ज कर दिया गया है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। इनका कंबाइंड नाम क्या है नया अभी नहीं आया। ठीक है। अमंग्स द 9 यूटीज दिल्ली अलोन हैज अ सेपरेट हाई कोर्ट। याद रखना, ना ही पुडुचेरी के पास है, ठीक है, ना ही किसी और के पास है। अब आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर में तो होता है, 1966 में दिल्ली में बनाया गया था। हाँ, जो यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनका कॉमन है। तो देखो शेयर करना पड़ रहा है ना, दिल्ली शेयर करता है क्या किसी के साथ, नहीं ना। अदर यूटीज फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट। सिर्फ इकलौती यूटी ऐसी कौन सी जिसका खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली। जो पार्लियामेंट है इट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो पार्लियामेंट है, संसद भवन जो है, वो हाई कोर्ट की एक पावर एंड फंक्शन एंड उसकी रेंज कहां तक होगी, एक हाई कोर्ट की, उसको एक्सटेंड कर सकता है टू एनी यूनियन टेरिटरी, या फिर एक्सक्लूड भी कर सकता है उसकी जुरिस्डिक्शन को, एक्सटेंड भी कर सकता है और एक्सक्लूड भी कर सकता है। ये वाली पावर एंड फंक्शन किसके पास है, ये वाली पावर किसके पास है कि उसके फंक्शन एंड पावर को कम करना या ज़्यादा करना। यानी कि हाई कोर्ट की पावर यहाँ तक है या यहाँ तक है, ये रीजन बनाया मैंने, ये कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट। इस चीज को कोर्ट चैलेंज कर सकता है, नहीं यार, ये पार्लियामेंट की खुद की ऐसी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है उसे, बार बार नहीं करना चाहिए। देखो जुडिशियल रिव्यू तो हर एक चीज़ का हो सकता है, 99% केसेस के अंदर 99% केसेस के अंदर थंब रूल होता है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर पार्लियामेंट की इंटेंशन को चैलेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन टिप्पणी ही नहीं कर रखी है। ठीक है। क्योंकि ना ये किसी अमेंडमेंट एक्ट की मदद से हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ये संवैधानिक लैंग्वेज की मदद से हो रहा है ये सब। ठीक है। नाम जिस साल इस्टेब्लिश करा गया हाई कोर्ट को, कितनी टेरिटोरियल उसकी जुरिस्डिक्शन है, एंड उसकी सीट। जैसा कि आपको पता है ना, मध्य प्रदेश के अंदर जो हाई कोर्ट है वो कहाँ का है, जबलपुर हाई कोर्ट। सीट कहाँ पर है, इंदौर एंड
ग्वालियर, उसकी बेंचेस होती हैं, नेम, ईयर, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और जो सीट है 25 के 25 हाई कोर्ट्स की, ठीक है। वो सबकी बेंचेस नहीं होती, याद रखना, किसी किसी की होती हैं। जहाँ पर स्टेट का साइज बहुत बड़ा होता है, लोग जा नहीं सकते वहाँ तक, तो उसकी बेंचेस बना दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहाँ है हमारे इंडिया में? सबको दिल्ली आना पड़ता है। मुझे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, हाई कोर्ट के केस से, हाई कोर्ट की वर्डिक्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे दिल्ली ही आना पड़ेगा। पक्का? मैं कन्याकुमारी में हूं, मेरे साथ कुछ दुर्घटना हुई है और फंडामेंटल राइट वो हुआ है और मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहता हूं, मुझे दिल्ली आना पड़ेगा ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी थी, हाँ मैं बताता हूँ। सीट होता है जहाँ पर मेन हाई कोर्ट है। जैसे एमपी का मेन हाई कोर्ट है जबलपुर, और जबलपुर हाई कोर्ट, अब जैसे एमपी बहुत बड़ा है, हर कोई जबलपुर जैसे नहीं जा सकता, तो लोगों की कन्वीनियंस के लिए तो बेंचेस बना दी जाती हैं। इसको कहा जाता है बेंच। एक बनी है ग्वालियर के अंदर, एक बनी है इंदौर के अंदर, यानी कि जो बेंचेस है ना, दे आर फंक्शनिंग एज अ एमपी हाई कोर्ट। ये भी हाई कोर्ट है, ये भी हाई कोर्ट है। वर्क डिवाइड कर दिया गया कि नेचर हमारा सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बस आप लोग चाहो तो ग्वालियर वाले, ग्वालियर के पास जितनी टेरिटरीज हैं वो लोग वहां चले जाओ, इंदौर वाले यहाँ चले जाओ, या डायरेक्टली जबलपुर आना है वो आ जाओ। सेम नेचर एंड फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ वहां पर चलेगा, बस कन्वीनियंस के बेसिस पे करा जाता है ऐसा। और यही तो लिमिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग की। तो मेरे को भाई, तुम्हें तो हर जगह पर बेंचेस बनानी चाहिए अपनी, और इसी को तो कहते हैं जुडिशियल वैकेंसी एंड जुडिशियल बैकलॉग। एक चीज बता दूं मैं मयूर, हाँ फिर बताता हूं मैं जरा। हाँ, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। अब जब 3 नए राज्य बने थे साल 2000 के अंदर, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 18 टू 21, अगेन विद द क्रिएशन ऑफ सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। 2013 के अंदर हाई कोर्ट की संख्या फिर बढ़ी 21 से 24, एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2019 के अंदर, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 24 टू 25, एंड प्रेजेंटली कितने अभी? 25। हाँ मयूर, आप बताओ क्या पूछ रहे थे? हाँ, ग्वालियर इंदौर। नहीं ऐसा नहीं होता, वो सेटिस्फाई नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ वो, क्योंकि हाई कोर्ट की पूरी पावर के साथ फंक्शन कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते, अच्छा डाउट है ये कि मैं ग्वालियर हाई कोर्ट ने ये बोला था, ग्वालियर हाई कोर्ट ने बोला था ये तो बेंच है, मैं तो जबलपुर जाके वो करूंगा, इस हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जबलपुर चले जाऊंगा। नहीं भाई, उसके पास हाई कोर्ट की ही पावर है, वो हाई कोर्ट ही है, बेंच है, लेकिन उसका नेचर बाहर यही लिखा हुआ है, ग्वालियर हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, बेंच कुछ नहीं लिख रखा। अब कई लोग एमपी के लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटी पढ़ नहीं रखी होती जिन्होंने, कि हमारा एमपी बहुत बढ़िया, 3 हाई कोर्ट है हमारे एमपी के पास। हाँ, आर्टिकल 240 टू 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट के साथ कहाँ पर डील होता है? पार्ट 5। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हाई कोर्ट का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट करा।